प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। मेरा ये व्याख्यान एमए उत्तरार्ध हिंदी के विद्यार्थियों के लिए है। पहले प्रश्न पत्र में, जैसा कि मैंने पिछली कक्षाओं में आपको बताया है कि जिन कवियों का अध्ययन करना है उन सब का संबंध आधुनिक काल से है और उसके पहले कवि, यानी आपके अध्ययन की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र से होगी। आपको इस प्रश्न पत्र में सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र को पढ़ना है। अपनी पढ़ाई की शुरुआत भारतेंदु जी से करनी है। आप सबने सुना होगा कि भारतेंदु इनोवेशन के, नवाचार के लेखक हैं। भारतेंदु के साथ ही आधुनिकता की बयार आती है। हिंदी गद्य में विभिन्न रचनाओं का प्रवर्तन होता है, गद्य विधाओं का प्रवर्तन होता है और भारतेंदु जी ने एक बड़ी बात ये है, जिसे शायद आप जानते भी होंगे, कि हिंदी गद्य में जो खड़ी बोली का गद्य है उसका प्रचलन और प्रवर्तन भारतेंदु से शुरू होता है या भारतेंदु के द्वारा शुरू होता है। भारतेंदु अच्छे पत्रकार भी थे। उन्होंने भारतेंदु मंडल, जिसमें बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन चौधरी जैसे लेखक और कवि मौजूद थे, तो यही वो वजह है कि भारतेंदु को हिंदी नवजागरण का पुरोधा कहा जाता है। इसको कहने के पीछे का सबल आधार ये है कि उनकी कविताओं का कथ्य तथ्य संवेद्य प्रेम परक जरूर है। हाँ, ये भी इस प्रसंग में मैं आपको बताना चाहूँगा इसी क्रम में कि भारतेंदु कविता ब्रजभाषा में लिखते थे। भारतेंदु की कविता, भारतेंदु के ज़माने की कविता ब्रजभाषा में लिखी जाती थी और उस ज़माने का गद्य खड़ी बोली में लिखा जाता था। भारतेंदु भी प्रेम की बात लिखते हैं, लेकिन भारतेंदु की कविता का संवेद्य और सरोकार रीतकालीन कवियों से बिल्कुल अलग है और इसीलिए रीतकाल से आधुनिक काल को अलगाने के लिए, सीमांकन के लिए भारतेंदु के रूप में एक माइलस्टोन साहित्य की दौड़ में, साहित्य की रोड पर माना जाता है। भारतेंदु का जन्म बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के साहित्यिक अभिरुचि संपन्न एक वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता बाबू गोपाल दास अपने ज़माने के अच्छे रचनाकार थे। कुछ रचनाकारों ने तो उनके द्वारा लिखे गए एक नाटक को, जिसका नाम है नहुस का पतन, को हिंदी का पहला नाटक तो स्वीकार किया है। भारतेंदु की रचना का या उनकी रचना धर्मिता का, उनकी प्रतिभा का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि 18 साल के जब वो थे तो काशी के बौद्धिक समाज में उनका अपना सम्मान था
और वैसे आप देखें तो कुल मिलाकर के उन्हें 34 वर्ष का समय मिला, 34 वर्ष की आयु मिली। 1885 में उनका निधन हो गया। इसके बावजूद भी भारतेंदु ने अपनी रचनात्मक प्रतिभा का लोहा मनवाया। उनकी रचनात्मक प्रतिभा, उनका सृजन अपने आप में बेजोड़ है। इसीलिए भारतीय जनमानस ने उनको भारतेंदु के नाम से नवाजा। तो प्रिय विद्यार्थियों, कहने के लिए तो भारतेंदु को लेकर बहुत सी बातें हैं, लेकिन ये कुछ संकेत मैंने आपको दिए। इन संकेतों का विस्तरण या इसको विस्तार देना है, इसको आप सिनॉप्सिस के रूप में लीजिए, संकेतों के रूप में लीजिए, और इन्हीं संकेतों को ग्रहण करते हुए आप भारतेंदु की ओर बढ़िए। उनकी जो 7 रचनाएं, 7 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में, नहीं 6 रचनाएं या 6 कविताएं कहिए आपके पाठ्यक्रम में हैं, जो व्याख्या के लिए निर्धारित हैं और प्रेम माधुरी से ली गई हैं। मैं उन्हीं में से एक रचना को, एक कविता को व्याख्या के लिए आपको यहाँ तो संकेत दे रहा हूँ। किसान जैसे खेती करता है, जो कराता है और करता है, तो उसके बच्चे अपने आप सीख जाते हैं। वो ये नहीं बताता ये खुरपी क्या है, फावड़ा क्या है, हल क्या है। इसी तरह से जो खेती है, साहित्य का आंगन है, उस साहित्य के आंगन में भी संकेत जो जैसा चाहता है उस रूप में ग्रहण करता है, पूरी आज़ादी होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं एक पद्यांश है जो आपके पाठ्यक्रम में निहित है, उसकी बात करता हूँ। मैं पढ़ाने शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाना नहीं, हम पढ़ते हैं। मैं इस बात को मानता हूँ, कोई किसी को नहीं पढ़ाता है, हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। जैसे किसान के साथ उसके बच्चे सीखते हैं खेती किसानी, ठीक इसी तरह से जब हम पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं। हमारे गुरु लोग भी पढ़ते थे, वो पढ़ाते, वो भी कहते थे हम पढ़ाते नहीं, हम पढ़ते हैं। तो हम मिलकर के समझने की कोशिश करते हैं एक पद्यांश को लेकर के, और इसी टेक्निक पर आप उनके 6 पद्यांशों को व्याख्या के लिए तैयार करेंगे। मैं पहले उसका पाठ कर रहा हूँ और उसके बाद फिर उस पर कुछ बात करता हूँ। कूके लगी कोयले कदम्बन पर बैठ फिर, धोए धोए पात हिल हिल सर से लगी। कूके लगी कोयले, देखिए कोयले यहाँ से अर्थ निकल रहा है, कोयले कूके लगी, कोयले कूकने लगी। कहाँ? कदम्बन पे बैठ फिर, कदम्ब के वृक्षों पर बैठकर कोयले, फिर मानी पुनः, दोबारा बोलने लगी, अपना पंचम राग आलापने लगी, अपना मधुर स्वर वातावरण में प्रसारित करने लगी, रस घोलने लगी वातावरण में फिर से। और धोए धोए पात, धुले हुए पत्ते, पत्ते ऐसे लग रहे हैं जैसे धुल गए हैं, और हिल और हिल रहे हैं, सरसई लगे, बहुत सरस लग रहे हैं, बहुत हरे लग रहे हैं। उनका रंग जो है वो निखर आया है, जैसे खुशी में आदमी का रंग निखर आता है। तो
कहा क्या जा रहा है? फिर का मतलब क्या? फिर से कोयले बोलने लगी। इसका मतलब ये है, संकेत ये है कि गर्मी की ऋतु चली गई है, बारिश का महीना आ गया है। यानी इस छंद में, इस कवित्व में बरसात का, पावस का वर्णन है। और कैसा वर्णन है? उद्दीपन रूप में वर्णन नहीं है, आलम्बन के रूप में, पृष्ठभूमि के रूप में प्रकृति को यहाँ चित्रित किया गया है कि बरसात का मौसम है, आ गया है, फिर से कोयलों ने बोलना प्रारंभ कर दिया है, अपना मधुर स्वर प्रसारित कर रही हैं, सारे वातावरण में रस घोल रही हैं, और पेड़ पौधे भी बहुत सरस लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको धो दिया गया है। तो प्रकृति का आलम्बन रूप में यहाँ चित्रण किया गया है। अब आगे क्या है? प्रकृति में कोई अलगाव नहीं होता, प्रकृति में सब एक दूसरे के सहचर होते हैं, सहयोगी होते हैं। बोले लगे दादुर। अब जब कोयलें बोली तो बोले लगे दादुर, मयूर लगे नाचे फिर। बोले लगे दादुर, दादुर मेढक, मेढक बोलने लगे। मयूर लगे नाचे फिर, मयूरों ने नृत्य करना प्रारंभ कर दिया है। ये संकेत हैं प्रकृति के। जब कोई ऋतु आती है, ऋतु परिवर्तन होता है, तो प्रकृति के सजग पहरुए यानी जीव जंतु उसका संकेत देना प्रारंभ कर देते हैं। और देख के संयोगी जन ये हर्षय लगे। और देख करके संयोगी जन यानी जिनके साथ संयोग जुड़े हुए हैं, जो अपने परिजनों के साथ हैं, अपने इष्ट मित्रों के साथ हैं, अपने घर द्वार में हैं, वो लोग हृदय से प्रसन्न होने लगे। उनके हृदय में हर्ष का संचार होने लगा। यानी यहाँ पर प्रकृति जो है पहले पृष्ठभूमि के रूप में चित्रित है, आलम्बन के रूप में चित्रित है, और यहाँ प्रकृति उद्दीपन के रूप में भी चित्रित की गई है। प्रकृति को उद्दीपन के रूप में भी यहाँ चित्रित किया गया है। यानी जो जैसा मौसम होता है उसी के अनुसार व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है। यदि उसका मन खुश है, वो प्रसन्न है, तो मौसम उसको उसमें प्रसन्नता का संचार करता है, और दुख में दुख जैसा लगता है। हरी भई भूमि, और सारी धरती हरी हो गई। कैसे? सब तरफ घास फूस, फसलें लहलहाने लगी बारिश में। जहाँ पर सब तरफ सूखा सूखा और सब कुछ रिक्त दिख रहा था, रेतई रेत दिख रहा था, मिट्टी दिख रही थी, वहाँ अब चारों तरफ हरी हरी घास दिखाई दे रही है, फसलें दिखाई दे रही हैं। और पवन जो अब तक गर्म लू लपट चल रही थी, उससे भी मुक्ति मिल गई है, और अब ठंडी ठंडी हवा चल रही है। लगे हरिचंद फिर प्राण तरसै लगे। और हरिचंद कहते हैं कि फिर से उन लोगों के जो अपने घर द्वार में नहीं हैं, उनके प्राण अपने घर परिवार के लोगों को से मिलने के लिए व्याकुल होने लगे हैं। जो घर में बैठे हैं वो खुश हैं, और जो घर में नहीं हैं, घर से दूर हैं, वो भी घर के बारे में सोचने लगे कि अब चलो घर की तरफ। फिर झूम झूम वर्षा की ऋतु आई फिर। और इन अंतिम पंक्तियों में हरिश्चंद्र ने स्पष्ट कर दिया कि फिर झूम झूम वर्षा की ऋतु आई फिर, और फिर से बरसात का मौसम आ गया है। सबको गर्मी से मुक्ति मिल गई है, और बादल निगोरे झुकी झुकी बरसने लगे। और निगोड़े बादल
ये बुंदेली की गाली है। निगोड़े निर्गुण झुक झुक बरसने लगे, निगोड़े बादल झुक झुक करके बरसने लगे। और निगोड़े उनके लिए हैं जो अपने घर द्वार से दूर हैं। वो कहते हैं काहे को ये बरस करके इन्होंने सब तरफ कीचड़ कीचड़ फैला दिया है। तो पहली पंक्ति को देखें कि कूके लगी कोयले कदम्बन पर बैठ फिर, कूके कोयले कदम्बन, ये क वर्ण की आवृत्ति आ रही है तो अनुप्रास अलंकार है। और क कोयले और कदम्बन क्रमशः 2 बार है तो इसको 6 का अनुप्रास हम कहेंगे। धोए धोए पात हिल हिल सर से लगे, यहाँ पर धोए धोए और हिल हिल पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। और संयोगी जन ही हर से लगे, तो संयोगी जन ही हर से लगे, हरी भई भूमि सीरी पवन चलन लागी, लगी हर चंद फिर प्राण तर से लगे। इन पंक्तियों को पढ़ते हुए सूरदास की वह पंक्तियाँ याद आती हैं जिनमें सूर कहते हैं, बिन गोपाल बैरी निभई कुंजे, तब ये लता लगत अति शीतल अब वहीं विषम ज्वाल की कुंजे। सूर कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि जो लताएं कुंज वृक्ष उस समय जब कृष्ण यहाँ उपस्थित थे तो बहुत शीतल लगती थी, बहुत सुखद लगती थी, अब वही हमको जलाने लगे कृष्ण की अनुपस्थिति में। तो ऐसा लगता है कि उसी प्रभाव को हरिश्चंद्र जी ने, भारतेंद्र जी ने यहाँ ग्रहण किया है। वैसा ही प्रभाव इन पंक्तियों पर, वैसी ही छाया इन पंक्तियों पर दिखाई देती है। और झुक झुक पुनरोक्ति प्रकाश है, और निगोरे झूम झूम झुक झुक, यहाँ फिर पुनरोक्ति प्रकाश है। प्राण तरसे, छठी पंक्ति में देखें, प्राण तरसे, प्राणों का तरसना मुहावरा है। सीरी, ये ब्रजभाषा का शब्द है सीरी, ठंडी के लिए। और निगोरे, मैंने जैसा बताया बुंदेली में एक गाली है निगोड़े, निगोरे। तो और ब्रजभाषा का ये कवित्व है पूरा। और बुंदेली भी पश्चिमी हिंदी की ही एक भाषा रूप है, ब्रजभाषा से बहुत मिलती जुलती होती है। और ब्रजभाषा में, कन्नौजी में और बुंदेली में बहुत थोड़ा अंतर होता है जो आसानी से नहीं पहचाना जा सकता है। दूसरा, ये पंक्तियाँ, इनमें कोई लक्षणा और व्यंजना नहीं है। देव के शब्दों में कहें कि अविधा उत्तम काव्य है। यहाँ अविधेयार्थ होने पर, अविधा होने पर, सीधा सीधा अर्थ होने पर भी जो फोकस है वो बहुत दूर तक जा रहा है। और संकेतों संकेतों में भारतेंद्र जी ने पूरे वर्षा ऋतु को, वर्षा का प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, वनस्पतियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, सुख कैसे मिलता है, दुख कैसे मिलता है, कौन सुखी होता है, कौन दुखी होता है, इसको इन पंक्तियों में व्यक्त किया है। और अंत में मैं इस पद्यांश को समाप्त करते हुए ये कहूँगा कि भारतेंदु ने प्रकृति को एक ऐसे रूप में चित्रित किया है जिसका प्रभाव किस प्रकार हमारे जीवन पर अमिट रूप में पड़ता है। क्या बादल
क्या जीव, क्या जंतु, क्या पौधे, क्या लोग, कोई भी उससे अलग नहीं है। मुझे स्मरण आती हैं किसी कवि की दो पंक्तियाँ, और उन्हीं से मैं इस व्याख्यान की या इस बात की जो मैंने शुरू की थी भारतेंदु को लेकर समाप्त करता हूँ। खुशबू के परिंदे जब गुलशन से निकलते हैं, खुशबू के परिंदे जब गुलशन से निकलते हैं, मौसम तेरी यादों के सब रंग बदलते हैं। धन्यवाद। ये तो आधा घंटा हो गया होगा।